अब जो अगला शासक है उसका नाम है बिंदुसार, जो कि चंद्रगुप्त का बेटा है। अब जो ये मौर्यन डायनेस्टी है, ये बड़ी डायनेमिक टाइप की डायनेस्टी है, क्योंकि इसमें जितने लोग, जितने शासक हुए, उन सभी शासकों ने अलग अलग धर्म को माना। जैसे चंद्रगुप्त को जब हम देखते हैं वो जैनिज्म को मानते हैं, जैन धर्म को मानते हैं, है ना। उसके बेटे बिंदुसार को देखते हैं, वो आजीवक धर्म को मानते हैं। किस धर्म को मानता है? आजीवक धर्म को मानता है। अशोक के बारे में पूरी दुनिया को पता है कि बौद्ध धर्म को मानता है नहीं? उसके बाद दशरथ नाम का एक शासक होता है, कुड़ाव नाम का एक राजा होता है ना। जितने शासक इसके बाद हुए, सभी शासक अपने अलग अलग धर्म को लेकर। अब जैसे तुम्हारे पिता हिंदू धर्म को मानते हैं, अब तुम आए, तुम मुखिया बने, का तुम इस्लाम धर्म मान लो, बेसिकली वही धर्म मानते हैं। लेकिन इस वर्ष में बहुत अलग परंपरा है। जितने शासक हुए उन्होंने अलग अलग धर्म को एक्सेप्ट किया। चंद्रगुप्त जैन हो गया, बिंदुसार आजीवक हो गया, उसका बेटा अशोक वो बौद्ध हो गया। और उस समय के समाज में ये मान्यता था, ये व्यवहार था कि जो राजा का धर्म होगा वही प्रजा लगभग धर्म माने। रेयर हो जाए 10-5% ना माने, वो अलग केस है, लेकिन जो राजा का धर्म होता था वही प्रजा भी उसी धर्म को मानने लगी। यही वजह है कि अशोक के समय पे बौद्ध धर्म अपनी टॉप पोजीशन पर है, लेकिन अशोक के बाद बौद्ध धर्म का धीरे धीरे भारत से पतन होना स्टार्ट हो गया। बौद्ध धर्म है। इधर से लोगों ने देखा कि चंद्रगुप्त के जो धार्मिक गुरु थे, चंद्रगुप्त के दो, एक राजनीतिक और एक धार्मिक। तो जो राजनीतिक गुरु था वो तो चाणक्य था, और मैंने बताया कि चाणक्य जो है वो अशोक के टाइम तक था, मरा नहीं था, वो अशोक के टाइम तक, यानी कि बिंदुसार का पूरा होल लाइफ उसने देखा होगा, फिर वो अशोक के शुरुआती जीवन को भी देखा उसने, नहीं? अशोक के शुरुआती जीवन तक वो देखा उस समाज को। क्या है चंद्रगुप्त के ही समय जैन धर्म को मानने वाले भद्रबाहु ने यह एक प्रेडिक्शन कर दी कि आपके राज्य में कुछ समय के बाद 12 वर्षों का अकाल पड़ेगा। क्या पड़ेगा? 12 वर्षों का अकाल पड़ेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपना राज्य अपने बेटे बिंदुसार को सौंप देना चाहिए और हमारे साथ चलिए, क्योंकि वो जैन धर्म का प्रैक्टिकल समर्थक था। उसने अपने गुरु की आज्ञा की अवहेलना किए बिना उनकी बातों को एक्सेप्ट कर लिया, उसने कहा कि तो चंद्रगुप्त चला गया तुरनाट श्रवणबेली बोला, और वहां पर उसने संलेखना विधि के द्वारा मोक्ष को प्राप्त किया। और मेगस्थनीज नाम का जो व्यक्ति आया चंद्रगुप्त के टाइम में, मेगस्थनीज कहता है कि भारत में कभी अकाल नहीं पड़ती, वो कहता है इस बात, जबकि इस बात का खंडन हो जाता है चंद्रगुप्त के ही जो कॉपर प्लेट मिली है सोगौरा और बोगरा से, 2 कॉपर प्लेट मिली है ना, ताम्रपत्र अभिलेख कहते हैं। भारत में अभिलेख जारी करने की परंपरा पहली बार अशोक ने स्टार्ट की, सबसे पहले अशोक ने स्टार्ट की, लेकिन वो स्टोन की अभिलेख थे, वो स्टोन के इंस्क्रिप्शन, लेकिन कॉपर प्लेट पर जारी करने वाला जो पहला व्यक्ति था उसका नाम है चंद्रगुप्त। और जो कॉपर प्लेट जारी की गई है उस पर कुछ पिक्चर्स बनाई गई थी, 2 मंजिला बिल्डिंग बनाई गई थी, जिस पर उस बिल्डिंग में अनाज को स्टोर करने का गोदाम बनाया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि नहीं उस समय के समाज में भी अकाल पड़ते थे। और इस बात को आचार्य चाणक्य ने अपनी किताब अर्थशास्त्र में मेंशन, जहां से मेगस्थनीज की बात खंडित हो जाती है, गलत प्रमाणित हो जाती है कि उसने सब कुछ नहीं देखा था, वो व्यवहारिकता नहीं आ पाई थी मेगस्थनीज में जो यहाँ पर थी। यानी कि मेगस्थनीज की कई जगहों पर बहुत सारी बातें गलत है। जैसे जो भी विदेशी लोग हमारे देश में आए वो हमारे बारे में संपूर्णता से नहीं जानते,
पूरी तरह से उनको नहीं जानता है। जैसे एक फ्रेंच ट्रेवलर आया भारत में शाहजहां और औरंगजेब के टाइम, उसका नाम बता सकती है? फ्रेंच ट्रेवलर है, पेशे से डॉक्टर है, बताओ। फ्रेंच है, पेशे से डॉक्टर है, जहां आ रहा था इलाज किया, और शाहजहां और औरंगजेब के टाइम में। चलो उसका एक कोड बता देते हैं। उसने कहा था कि भारत में मध्यम वर्ग के लोग नहीं पाए जाते। बर्नियर, क्या नाम है? हाँ, समझ आ रहा है? तो बर्नियर नाम का एक फ्रेंच ट्रेवलर था जो शाहजहां और औरंगजेब के टाइम, दोनों के टाइम में आया है ना। बर्नियर पेशे से डॉक्टर था, उसने शाहजहां की बेटी जहां आ रहा था खुद इलाज किया। एकमात्र व्यक्ति है जो आई विटनेस है दारा सिकोह की हत्या का। बर्नियर जो है वो आई विटनेस, अपनी आंखों से देखा है सारी चीजों। तो बर्नियर कहता है कि भारत में मध्यम वर्ग के लोग नहीं, कहता है। मैं अभी सभी लोगों से पूछूं कि तुम लोग हायर क्लास में आते हो या लोअर क्लास में आते हो? तुम कहोगे सर ना लोअर क्लास में आते ना हायर में आते, हम मध्यम वर्ग में, मिडिल क्लास में। सिंपल हम लोग यही कहते हैं, बड़ी मिडिल क्लास आती है लोग। अगर आज मिडिल क्लास है भारत में, उसमें नहीं रही होगी, तो समझ नहीं रही होगी डेफिनेटली। हमेशा से भारत में मिडिल क्लास काम ले रही, हायर क्लास फैमिली 2-4%, लोअर क्लास फैमिली बहुत ज्यादा लोग, मिडिल क्लास भी उतनी ही संख्या। ठीक, वो कहता है कि भारत में मध्यम वर्ग के लोग नहीं पाए जाते। यहाँ पर सिर्फ 2 वर्ग पाया जाता है, किंग वाला क्लास और एक दलित वाला क्लास, 2 ही क्लास पाया जाता है, हायर और एक लो, मिडिल क्लास है नहीं। समझ आ रहा है? जबकि वो गलत था। ठीक उसी तरह से मेगास्थनीज भी गलत हुआ जब वो ये बोल रहा है कि भारत में अकाल नहीं होती, और वो कहता है कि भारत में सिर्फ 7 जातियां हैं। कौन कहता है? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज कहता है कि भारत में सिर्फ 7 जातियां हैं। तुम्हें लगता है भारत में सिर्फ 7 जातियां हैं? 700 से ज्यादा है। भारत में 700 से ज्यादा जातियां हैं। यहाँ पर भी हुआ गलत प्रमाणित। अब यहाँ एक और इम्पोर्टेंट बात हो जाती है, वो ये कि अभी तक तुमने पढ़ा होगा कि अर्थशास्त्र चाणक्य ने, लेकिन इस समय इस पर बहुत बड़ा डाउट किया जा रहा है हिस्टोरियंस के द्वारा कि अर्थशास्त्र चाणक्य की किताब नहीं है, वो किसी और ने लिखी। ये गलत केस स्टडी चल रही है और बहुत मतलब ऐसे ऐसे फैक्ट दिए जा रहे हैं, तुम हैरान हो जाओगे ये क्या बात है। जैसे 1-2 फैक्ट मैं बता रहा हूं। चाणक्य की जो अर्थशास्त्र है उसमें कहीं पर भी चंद्रगुप्त मौर्य और मेगास्थनीज के नाम का मेंशन तक नहीं। सिर्फ अर्थशास्त्र ही नहीं, चाणक्य के होने पर डाउट है। चाणक्य के जो चाणक्य होने पर वो अर्थशास्त्र होने का डाउट नहीं, चाणक्य के होने पर ही डाउट है कि ऐसा कोई कैरेक्टर भारत में हुआ ही नहीं था। ये एक हाइपोथेटिकल स्टोरी बनाई गई है लोगों के द्वारा कि इस तरह का कोई कैरेक्टर था, जबकि ऐसा नहीं था। ऐसा आज के हिस्टोरियंस को, इसके पीछे वो बहुत अच्छा अच्छा फैक्ट दे रहे हैं। क्या कि मेगास्थनीज ने जो अपनी इंडिका लिखी उसमें चाणक्य का कहीं मेंशन तक नहीं, एक बार नाम नहीं आया। भाई अगर मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के टाइम में आया, उसने चंद्रगुप्त का दरबार देखा होगा, तो क्या चंद्रगुप्त के दरबार में चाणक्य नहीं बैठता होगा? तो उसको क्लियर किया ना विलियम जोन्स ने। विलियम जोन्स ने उसको क्लियर किया कि भाई चंद्रगुप्त ही पालीप्रोथा है, सेंड्रोकोटस है, एंड्रोकोटस है। विलियम जोन्स ने क्लियर कर दिया सारा। तो चाणक्य को क्यों नहीं क्लियर करता अगर होता?
मेगास्थनीज की किताब इंडिका में चाणक्य के नाम का कहीं मेंशन ही नहीं। भाई आपको उस समय चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहास लिख रहे हैं और उसमें चाणक्य के नाम का जिक्र तक ना हो, ये बहुत हैरानी की बात है। हैरानी की बात है कि नहीं? बहुत बड़ी हैरानी की बात है। एक बार आपने चाणक्य का नाम इसमें नहीं मिला, नहीं मिला। अब जैसे जूनागढ़ अभिलेख जो हम लोगों को सुदर्शन भी पढ़ा रहे थे, वहां पर जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर एक जूनागढ़ अभिलेख भी है। जूनागढ़ अभिलेख पहला ऐसा अभिलेख माना जाता है जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का एक साथ नाम मिलता है। इसका मतलब दोनों हुए। किसी भी आर्कियोलॉजिकल प्रमाण से अशोक चाणक्य का नाम आज तक नहीं मिला। पहली बात, मेगास्थनीज इतना बड़ा हिस्टोरियन, उसने कहीं पर भी चाणक्य के नाम को नहीं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, चाणक्य की जो अर्थशास्त्र लिखी है उस अर्थशास्त्र में कहीं पर भी चंद्रगुप्त के राज्य दरबार का कोई वर्णन नहीं। हाँ, चंद्रगुप्त के नाम का मेंशन। बस में आ रही। इस समय इस पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग रहा है कि चाणक्य नाम का नहीं हुआ, लेकिन बाद में लोगों ने कोट किया। चाणक्य बाद में कोट किया, जैसे मुद्रा राक्षस कोट किया गया चाणक्य के नाम। उस समय जो कंटेम्परेरी चीजें थी उसमें चाणक्य का नाम क्लियर है। तो लेकिन प्राइमरी डेटा के तौर पर चंद्रगुप्त के लाइफ में हम लोग दो लोगों को बड़ा इंपॉर्टेंट रोल मानते हैं। एक चाणक्य की अर्थशास्त्र को, एक मेगास्थनीज। एक तो उपलब्धि नहीं हो, खत्म हो चुकी, बट लोगों ने कोट किया था, वो रेफरेंसेस हमारे सामने आ चुके। तो चंद्रगुप्त के संलेखना विधि के द्वारा प्राण त्याग देने के बाद उसका जो बेटा था बिंदुसार, जो कि दुर्धरा से उत्पन्न हुई संतान थे, वो अगले शासक, वो अगला शासक बिंदुसार। बिंदुसार को इतिहास में अमित्र घात के नाम से, इस नाम से उसको हम लोगों ने अमित्र घात, यानी कि अपने शत्रुओं का विनाश करने वाला अमित्र घात, अमित्र चेट से भी कहा। और भारत में सिजेरियन टेक्निक से पैदा होने वाला वो पहला शासक। तो दिल्ली सल्तनत में कौन है? सिकंदर है कि बहलोल है? लोधी में ही। हाँ, लोधी में हमने पढ़ा है। ऐसा सिर्फ बिंदुसार के साथ नहीं हुआ। बहलोल लोधी के साथ भी ऐसा हुआ है कि वो भी सिजेरियन टेक्निक से पैदा हुआ है, ऑपरेट करके उसको पैदा किया। समझ आ गया? तो अगला जो शासक बना उसका नाम हुआ बिंदुसार, उसे हम लोगों ने अमित्र घात के नाम से बुलाया। बिंदुसार ज्यादा योग्य शासक नहीं था, ज्यादा योग्य शासक नहीं था। उसकी एक पत्नी थी जिसका नाम था सुभद्रांगी। क्या नाम मिलता है? सुभद्रांगी उसकी पत्नी का नाम। चर्चा ये भी मिलती है कि उसके पास लगभग 100 बेटे थे, लगभग 100 बेटे थे। और ऐसा बताया जाता है कि सुभद्रांगी से ही अशोक का जन्म। इससे बिंदुसार के दो पुत्रों की चर्चा मिलती है। दो पुत्रों की इंपॉर्टेंट चर्चा है, वैसे 100 से ज्यादा। एक बेटे का नाम को अशोक मिलता है और दूसरे बेटे का नाम सुसीम मिलता है। नाम सुना होगा, एक का नाम क्या? अशोक और दूसरे का नाम सुसीम। ये दो लोग मिलते हैं अशोक के टाइम। सुसीम जो बता रहे हो दूसरा, ये बिंदुसार के बेटे का, एक का नाम अशोक और एक का नाम सुसीम। अशोक क्योंकि बचपन से ही बहुत योग्य लगते, तो बिंदुसार ने अपने इन दो बेटों को दो प्रांतों का गवर्नर अपॉइंट किया। सुसीम जो कि सबसे बड़ा बेटा था, सुसीम जो कि सबसे बड़ा बेटा
अशोक जो सबसे छोटा बेटा, अशोक, सुसीम क्या है, सबसे बड़ा बेटा है, सुसीम जो है वो सबसे छोटा बेटा है, ओ अशोक सबसे छोटा बेटा है, और बीच में और सारे लोग। तो सुसीम को बिंदुसार ने तक्षशिला का गवर्नर अपॉइंट किया। कहां का? तक्षशिला का गवर्नर सुसीम। और अशोक को उसने गवर्नर अपॉइंट किया अवंती का, यानी कि मध्य प्रदेश। एक चला गया पाकिस्तान, एक चला आया मध्य प्रदेश। और बिंदुसार कहां होगा? मगध, यानी कि बिहार। देखो तीनों अलग अलग छोर पे हैं, एक पाकिस्तान में बैठा, एक मध्य प्रदेश में बैठा, एक पाटलिपुत्र यानी कि बिहार में बैठा। क्लियर है? तो सुसीम जो है वो तक्षशिला का गवर्नर संभाल रहा है, अवंती का अशोक संभाल रहा है, और मगध का बिंदुसार। बिंदुसार अकेले नहीं संभाल। प्राचीन काल में बिंदुसार की जो मंत्री परिषद थी वो सबसे बड़ी मंत्री परिषद मानी जाती है, उसकी संख्या 500 मंत्री। अगर तुमसे पूछा जाए कि प्राचीन काल के इतिहास में सबसे बड़ी मंत्री परिषद किसकी थी, तो सबसे बड़ी मंत्री परिषद थी किसकी? बिंदुसार, जिसमें संख्या थी कुल 500। इतनी बड़ी मंत्री परिषद किसी के पास भी नहीं, जो कि बिंदुसार के पास थी। तो समझे भाई, क्या नाम है इसका? बिंदुसार, ठीक है ना? इसके बारे में मैंने बताया कि एक क्या नाम है? सुसीम, और दूसरे का नाम क्या है? अशोक। और ये कहां अपॉइंट किया गया? तो तक्षशिला में। और ये अपॉइंट हुआ अवंती। इस तरह से दो लोग अपॉइंट हुए। और बिंदुसार खुद कहां बैठा हुआ है? इसमें सदस्य कितने हैं? 500 और मंत्री परिषद, ठीक है। अब ये जो 500 लोगों की मंत्री परिषद है, इसका जो चीफ होगा, कोई चीफ होगा, उसका नाम है खल्लाटक। क्या नाम है? खल्लाटक। अच्छा बात बताओ, जब बिंदुसार मरेगा, ये 500 की कैबिनेट भी तो चलेगी साथ में। तो जब ध्यान से समझना, जब बिंदुसार मर जाएगा, ये जो 500 लोगों की कैबिनेट है, अशोक जब राजा बनेगा, है ना, तो इसका जो चीफ हो जाता है, चेंज हो जाता है, उसका नाम है राधागुप्त। क्या नाम हो जाएगा उसका? राधागुप्त। समझ आ गया? बिंदुसार के टाइम में है खल्लाटक, अशोक के टाइम में है राधागुप्त। क्लियर हो गया? इन दोनों, इस 500 मंत्री परिषद का चीफ होगा, जो मुखिया, और इनके ऊपर कौन बैठेगा? या तो बिंदुसार बैठा होगा या तो अशोक बैठा होगा। क्लियर हो? बिंदुसार के समय की एक दो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, जो कि बस एक ही दो हैं, इससे ज्यादा नहीं। क्या है कि हुआ ये कि जब सुसीम तक्षशिला का गवर्नर अपॉइंट किया गया, तो कुछ समय के बाद तक्षशिला में विद्रोह हो गए। क्या हो गए? तक्षशिला में हो गए विद्रोह, और सुसीम तक्षशिला के विद्रोह को दबाने में असफल नहीं, यानी कि दबा नहीं पाए। समय तक्षशिला का जो विद्रोह हुआ वो शांत नहीं कर पाया। बिंदुसार इस बात को अच्छे से जानता था कि हमारा जो सबसे योग्य बेटा है उसका नाम है अशोक, लेकिन अपॉइंट कहां हुआ है? अवंती में, है ना? कुछ कंडीशन ऐसी रही होगी। ये भाई साहब यहाँ बैठे हैं, ये यहाँ बैठा होगा, और ये यहाँ बैठा होगा, है ना? वैसे नियम ये होता था कि अगर किसी व्यक्ति को कहीं शिफ्ट किया जाता था, तो पहले उसे सेंट्रल राजधानी में आना पड़ता। हाँ, उसे आना पड़ेगा। लेकिन अशोक के टाइम में ऐसा केस नहीं। यहां से लेटर जारी हुआ किसको? अशोक को, कि तुरंत प्रभाव से आपको कहां जाना है? पाकिस्तान में, यानी कि तक्षशिला। उसमें पाकिस्तान में तक्षशिला, तो सीधे, यानी कि अशोक बिना अपने फादर यानी कि बिंदुसार से मिले सीधे कहां गया? तक्षशिला गया। जैसे ही अशोक तक्षशिला पहुंचता है,
जितने ही विद्रोही थे जिन्होंने तलवार उठा रखी थी, उन सभी विद्रोहियों ने अपनी तलवारें राजकुमार अशोक को देखने के बाद उसके चरणों में अर्पित कर दी। मतलब इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि अशोक का क्या क्रेज रहा होगा, नहीं समझे? यानी कि सोचो वो उसका गवर्नर वाला एरिया नहीं है, वो सुसीम के क्षेत्र में गया, तो सोचो अवंती में उसका क्या लेवल रहा होगा उस आदमी का। यानी कि जब ये यहाँ पर पहुंचता है तो यहाँ के जितने विद्रोही थे उन सभी विद्रोहियों ने शांति का परिचय देते हुए अपनी तलवारें अशोक के चरणों में डाल दी, पैरों में रख दी। उन्होंने कहा राजकुमार आप जैसा आदेश करें हम वैसा ही करने को तैयार हैं। लेकिन एक बात कही उन विद्रोहियों ने, राजकुमार अशोक हम आपके और सम्राट के खिलाफ नहीं, आपके और सम्राट के खिलाफ नहीं है, हम यहाँ के अधिकारियों के खिलाफ हैं जो भ्रष्टाचार में पूरी तरह से लिप्त हैं, करप्ट हो चुके हैं। और आपके बड़े भैया का समर्थन हासिल है। हम आपके बड़े भाई के भी खिलाफ नहीं है, लेकिन हमें लगता है कि समर्थन होगा, क्योंकि बिना उनके समर्थन के ये छोटे अधिकारी इतने करप्ट नहीं हो सकते। तो अशोक ने इस बात का आश्वासन दिया कि ऐसा अब नहीं होगा। अशोक का सिर्फ इतना कहना था कि सभी के सभी अपनी तलवार छोड़ देते हैं और बड़ी ही शांति के साथ तक्षशिला में फिर से अपनी लाइफ को सर्वाइव करेंगे। सुसीम को फिर गवर्नर अपॉइंट कर दिया गया, कहां का? तक्षशिला, ठीक है। और फिर से अशोक आ गए अवंती। सुना है? उसके कुछ समय के बाद फिर से तक्षशिला में विद्रोह हो गया। कुछ ही समय के बाद, ये सब बिंदुसार के टाइम में हुआ, समय कुछ समय के बाद फिर से तक्षशिला में विद्रोह। उस समय जब विद्रोह हो रहा है अब स्थिति बड़ी नाजुक है। दूसरी बार जब विद्रोह हो रहा है तब स्थिति नाजुक है, यानी कि बिंदुसार मृत्यु सैया के निकट कभी भी प्राण निकल सकता। अब कैसे जाए? सुसीम वहां है, अशोक अवंती में है, ज्यादा नजदीक हूं, अशोक ज्यादा नजदीक है, तो उसको इस बात की खबर दी कि पापा जाने वाले हैं बस ऊपर। वो इस बार नहीं, तो राजा बने फिर देखा था कि जो होगा देखेगा। तो उसने इस बार आज्ञा की अवहेलना की। जब आज्ञा की अवहेलना की गई तो एक दूसरे व्यक्ति को भेजा गया तक्षशिला। फिर ये विद्रोह कब शांत होगा? जब अशोक राजा बन जाएगा। तो जब अशोक राजा बन जाएगा और प्रॉपर वहां आदेश जारी करेगा फिर विद्रोह अपने आप शांत हो जाएगा। जैसे ही तक्षशिला की जनता को पता चला कि अशोक राजा हो गए, सम्राट हो गए, विद्रोह लगभग शांत हो गया। तो तुमसे पूछा जाएगा किस मौर्य वंश के शासक के समय तक्षशिला में 2 बार विद्रोह हुआ? पहली बार में जो विद्रोह हुआ उस विद्रोह को किसने शांत किया? अशोक ने शांत। ठीक है। जिस समय तक्षशिला में विद्रोह हुआ उस समय वहां का गवर्नर कौन था? अशोक सम्राट बनने से पहले कहां का गवर्नर था? ये सारे सवाल पूछे, समझ आ रहा है? ये सारे सवाल पूछे। बिंदुसार के समय सबसे बड़ी मंत्री परिषद थी जिसका प्रमुख लाटक था, और जब वो बन जाएगा अशोक तो राजा हो जाएगा। यहाँ बिंदुसार के समय में एक और घटना हुई है, वो ये कि बिंदुसार के समय इसके दरबार में एक व्यक्ति आया था जिसका नाम था डायमेटुस। क्या नाम है? डायमेटुस नाम का एक व्यक्ति है। और अगर यही बात हम अशोक के समय में देख लें तो यहां पर आया है डायोनिसियस नाम का। अब यहाँ पर सवाल ऐसे नहीं पूछा, सवाल जो पूछा गया वो बड़ा घुमा के पूछा गया। क्या घुमा के पूछा गया? कि बिंदुसार के दरबार में आने वाला मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी कौन? नहीं समझे सवाल?
तो राइट आंसर क्या माना जाएगा? डायमेकस। भाई चंद्रगुप्त के समय कौन है? मेगास्थनीज। तो बिंदुसार के टाइम में कौन आ रहा है? डायमेकस। तो डायमेकस का उत्तराधिकारी कौन बन रहा है? डायनेशियस, जो किसके समय में आ रहा है? अशोक के समय में। समझ आ रहा है? अगर यहाँ चेंज हो रहा है तो इधर भी तो चेंज हो रहा है। उधर मेगास्थनीज आया, फिर डायमेकस आया, फिर कौन आया? डायनेशियस। समझ आ रहा है? बिंदुसार ने सीरिया के सम्राट से 3 चीजों की डिमांड की। ये भी सवाल पूछा गया। 3 चीजों की डिमांड की है। क्या? अंगूरी मदिरा। कौन सी मदिरा? अंगूरी मदिरा मांगी है, अंगूर से बनी हुई शराब, और क्या मांगा है? अंजीर मांगा है, अंजीर, और एक तो सोफिस्ट यानी कि दार्शनिक मांगा उसे। ये 3 चीजों की डिमांड की। ये 3 चीजों की डिमांड किसने की है? तो बिंदुसार ने डिमांड की। क्लियर हो गया? जिसमें शासक ने इन 2 डिमांड को एक्सेप्ट कर लिया और भिजवा भी दिया। भाई साहब हम आपको अंगूरी मदिरा और अंजीर तो भिजवा दे रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर सोफिस्ट यानी कि दार्शनिकों का क्रय और विक्रय नहीं होता है। हम आपको ये तो दे सकते हैं, लेकिन ये चीज नहीं। फिलोसोफर, विद्वान आदमी, ठीक है ना? ये दोनों चीजें तो दे दी, लेकिन ये चीजें नहीं, एक चीज नहीं दिया, और ये दोनों चीजें दे दी, ठीक है? और बिंदुसार किस दर्शन को मांगा गया है? तो आजीवक दर्शन को मांगा है। तो यहां से भी टीसीएस ने एक सवाल पूछा आजीवक संप्रदाय से, क्या कि बिंदुसार के समय, अब वैसे अगर पहले देख लें तो आजीवक संप्रदाय बनाया किसने? तो मक्खाली पुत्र गोस्वामी ने बनाया। किसने बनाया? ये इसने बनाया है। लेकिन मक्खाली पुत्र गोस्वामी तो वहीं मर गया था जब लिच्छवी का युद्ध हो रहा है, अजातशत्रु के समय मर गया था, है ना? तो बिंदुसार के समय जब बिंदुसार आजीवक संप्रदाय को मान रहे थे, तो आजीवक संप्रदाय का कौन सा व्यक्ति या कौन सा चिंतक या दार्शनिक बिंदुसार के दरबार में प्रेजेंट? समझ आ रहा है ना? उसका नाम है पिंगल वत्स। क्या नाम है? पिंगल वत्स नाम का एक व्यक्ति है जो कि आजीवक संप्रदाय का आचार्य था। यही व्यक्ति बिंदुसार के दरबार में प्रेजेंट। ये सवाल किससे? क्या नाम उस आदमी का? पिंगल वत्स नाम का व्यक्ति है जो कि इसके दरबार में प्रेजेंट। क्लियर है? उसके बाद बिंदुसार की डेथ वगैरह हो जाती है और अगला राजा हो जाता है। कौन हो जाता है? क्योंकि बिंदुसार के जीवन में कोई विशेष उपलब्धि कोई जुड़ी नहीं। हाँ, एक बात और जो इसके बारे में आपको ध्यान रखनी चाहिए वो ये कि बिंदुसार एकमात्र शासक था उस समय का जिसने आजीवक संप्रदाय को मानते हुए 60,000 ब्राह्मणों के प्रति उदारता दिखाई। कितने? 60,000 ब्राह्मणों के प्रति उदारता दिखाई और प्रतिदिन उनको अपने दरबार में भोजन कराया जाता था। डेली ब्राह्मण को भोजन मिलता था। ऐसा करने वाला भी बिंदुसार एकमात्र सम्राट है जो कि किसी और दर्शन को मानता था और दूसरे दर्शन के भोजन करवाता था वो सम्मान के साथ। ऐसा किसके साथ हुआ सर? क्लियर हो गया? और इसकी मरने के बाद अगला जो सम्राट बन जाता है उसका नाम हो जाता है, क्या नाम हो जाता है? अब अगला नाम आया अशोक। अब इस अशोक को कई सारे नामों से जाना जाता है, बहुत सारे नामों से, जैसे चंडा अशोक कहा जाता है। और दूसरा भी था शुरुआत में इसलिए इसको चंडा अशोक कहा। चंडा अशोक इसको संक्षेप से करेंगे तो चंडा अशोक हो जाएगा, है ना? एक तो दूसरा नाम मिलता है अशोक,
अशोक का आ हटा दें तो शोक हो जाता है ना, और फिर इसका नाम हो जाता है अशोक, यानी कि जो दुख से रहित, जो दुख से रहित उसे ही अशोक कहेंगे। तो ऐसा बताया जाता है अशोक के बारे में कि सुभद्रांगी को कोई बेटा, सुभद्रांगी की पत्नी थी ना बिंदुसार की, उसको कोई बेटा नहीं हुआ। तो जब उसको ये बेटा हुआ तो उसने कहा कि मैं अब शोक से रहित हो गई हूँ, यानी कि जो बेटा पैदा हो रहा है उसका नाम अशोक, ठीक है। लेकिन ध्यान रहे इस बात पर कि अशोक का नाम हम लोग यहाँ ऐसा लिखते हैं, इसके अभिलेखों में इसका नाम अशोक ऐसे मिलता है, समझ में आ रहा है? सर सुसीम कौन था? तो 100 पुत्र के बाद पैदा हुआ है ना, तो फिर ऐसे कैसे हो सकती है? उसका नहीं था ना, हिंदुस्तान कितने, लेकिन उसका बेटा नहीं था। उसका बेटा तो सुभद्रांगी का बेटा शिव नहीं था, सुभद्रांगी का बेटा शिव नहीं था। नहीं नहीं, वो दूसरे पत्नी को वो जो बिंबिसार थी, उस समय जो एक पत्नी रखी हो उस माने नहीं जाता था। उसमें बहुत सारी पत्नियों का चलन था। इस्लाम में आज भी इस्लाम में प्रचलन है कि एक पुरुष अगर चाहे तो 4 निकाह कर सकता है। तो मौलवी साहब से एक महिला एंकर ने पूछा कि मौलवी साहब, आपके धर्म में ये बात कही गई है कि आप महिलाओं को बराबर समानता का निकाह देते हैं? मौलवी साहब सीना चौड़ा करके बोले, बिल्कुल देता हूं। एक मात्र धर्म है जो महिलाओं को पूरा सम्मान देता है। तो महिला एंकर भी कम नहीं थी, तो उसने कहा महाराज अगर ऐसी बात है, पूरी समानता है, तो अगर आपको यहाँ इस्लाम में एक मुस्लिम व्यक्ति 4 निकाह कर सकता है, क्या कोई महिला 4 पुरुषों के साथ निकाह कर सकती है? नहीं समझा भाई, बराबरी तो किसको भी दो। अगर तुम 4 पत्नियां रख सकते हो, हाँ, तो वो 4 पुरुष क्यों ना रखे? इतने मौलवी साहब फालतू बात करते हो, बहुत जलील बात करते हो। तुमने क्या जलील बात करते हो? सही बात पूछ रही है। नहीं, वो एक औरत को उस पे टैग लगा है ना, तो उसके अकॉर्डिंग तो लगी। इसका भी जवाब उसने दिया। तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होता है, जब किसी महिला से संतान उत्पन्न ना हो तो करते हैं। तो महिला एंकर ने कहा यही बात तो महिला भी कह सकती है कि तुम यहाँ मत है, तुम्हारे अंदर पुरुषत्व तो बचा नहीं था, इसलिए हमने दूसरा पुरुष से शादी किया, क्योंकि तुमसे कर चुके हैं, तो इसलिए तुमको नहीं छोड़ रहे हैं, लेकिन तुम हमारे किसी काम के नहीं हो, इसलिए हम दूसरा पुरुष साथ निकाह करेंगे। भाई तुम भी तो एलिगेशन लगा रहे हो ना महिला के कि तुमसे हमें बच्चे उत्पन्न नहीं हो रहे हैं, इसलिए हम दूसरी महिला से शादी कर रहे हैं। तो यही एलिगेशन तो महिला लगाएगी, तब बर्दाश्त कर रहे हैं आप। मौलवी साहब सिया के ठोक के चलाने लगे, तुम्हें कुरान की समझ नहीं है, ये है वो है। तो कई बार आदमी फंस जाता है, तो पांचाली का उदाहरण देने लगेगी, ये सब फालतू बात कर रही है तुम, पांचाली की बात लेके आ रही। पांचाली समझ रहे तुम, है ना, द्रौपदी वाला। इसका ये नाम तो अशोक हम लोग अभी पढ़ते हैं, लेकिन इसके जितने भी अभिलेख मिले, दूसरी अभिलेखों में इसका नाम अशोक ऐसे, ठीक है। इसका जो ये अशोक नाम है, ये अशोक नाम इसका, ये कहाँ मिलता है? मास्की में मिलता है। मास्की नाम का एक अभिलेख है, गुर्जरा नाम का एक अभिलेख है इसका, नेतूर नाम का एक अभिलेख है इसका, और उड़े गोलन नाम का एक अभिलेख। इस तरह के 4 अभिलेख हैं। इन 4 अभिलेखों में अशोक का ये नाम मिलता है। ये वाला नहीं, ये वाला तो हम लोग अभिलेख में लगे हैं, सिटी वाला शब्द। ये वाला जो साथ है, इस वाले नाम से इन 4 अभिलेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है। क्लियर हो गया? अशोक का नाम ऐसे मिलता है, मास्की, गुजरात, नेतूर और उड़े गोलन। मास्की गुजरात तो 4
ऐसे इंस्क्रिप्शन हैं जहां पर अशोक का ये नाम मिलता है। ठीक, चंडाशोक किसको से लोक प्रचलित में नाम बोल दिया गया है ना, क्योंकि 500 पत्नियों को जिंदा जला देना, रमजान के भाइयों की हत्या कर देना, हाँ ये सब इसे नहीं किया, इसलिए इसको चंडाशोक कहा। इसका एक दूसरा नाम भी मिलता है रान्यो अशोक। क्या नाम मिलता है? रान्यो अशोक। इसका ये दूसरा नाम मिलता है। ये कहाँ मिलता है रान्यो अशोक? कनगन हल्ली अभिलेख, कनगन हल्ली, कनगन हल्ली जगह का नाम है कर्नाटक में, कनगन हल्ली अभिलेख में, हाँ कनगन हल्ली। ये सवाल सिविल में पूछा गया आईएएस कि अशोक का नाम रान्यो से अशोक किस अभिलेख में मिलता है? किस मिलता है? कनगन हल्ली अभिलेख में अशोक का नाम रान्यो अशोक मिलता है। रान्यो मतलब राजा अशोक, रान्यो मतलब, रान्यो का मतलब है राजा, राजा अशोक। कहाँ मिला ऐसा? कनगन हल्ली। यानी यहाँ ध्यान से समझो, इसका मतलब है कि कर्नाटक का मौर्य वंश था, चंद्रगुप्त के समय से है महाराज, तो वहीं गया था। इसका मतलब है कि कर्नाटक मौर्य वंश का हिस्सा हुआ करता था चंद्रगुप्त के टाइम से ही, राइट। इसका एक नाम मिलता है क्या? रान्यो अशोक। कहां पर? कनगन हल्ली में। ठीक, इसका और भी नाम मिलता है, एक नाम मिलता है बुध शाक्य। क्या नाम मिलता है? इसका एक नाम मिलता है बुध शाक्य। ये इसका है ना, इसका एक नाम मिलता है बुध शाक्य, ठीक है ना। ये नाम इसका एक नाम क्या है? बुध शाक्य। इसका और भी एक नाम है देवा नाम प्रियदर्शी, देवा नाम प्रियदर्शी। नहीं, इसका नाम है देवानाम प्रियदर्शी, यानी कि देवताओं को प्रिय, ऐसा व्यक्ति जो देवताओं को प्रिय हो उसे कहा जाता है देवानाम प्रियदर्शी। ये भी किसको कहा गया? अशोक। समझ आ गया ना? इसका एक नाम चंडाशोक, दूसरा नाम ये वाला अशोक, तीसरा नाम रान्यो शाक्य एंड देवानाम प्रियदर्शी। समझ आ गया? तो ऐसे कुछ अशोक के नाम। अंजलि 3 नाम और हैं, उसको तुम कल बताना कि और क्या नाम है। ठीक, 3 और नाम ये हैं, ठीक है। अशोक के ये अन्य नाम, अशोक की माता का नाम रहा होगा सुभद्रांगी, अशोक के पिता का नाम रहा होगा, ठीक। अब अशोक की कुछ पत्नियों के नाम सुनो। शुरुआत की 500 पत्नियों से सारी पढ़ नहीं, अब उसके बाद भाई साहब ने बहुत सारी और पत्नियों के साथ विवाह किए। उनमें सबसे बड़ी पत्नी का नाम है, सबसे पहली या देवी या महादेवी, ये एक नाम बहुत बड़ा नाम मिलता है। अशोक की पत्नियां हैं जो जिंदा बची हुई, तो खास बाद में खास बनी, जिन्होंने कहा सुंदर। तो एक लड़की है जिसका नाम है देवी या महादेवी, जो कहाँ की है? विदिशा की राजकुमारी, विदिशा की श्रेष्ठी की पुत्री, विदिशा के श्रेष्ठी, श्रेष्ठी समझते हैं व्यापारी, विदिशा के श्रेष्ठी की पुत्री थी, ठीक है ना। कौन? देवी या महादेवी। इसी देवी या महादेवी से 2 लड़के पैदा हुए, एक का नाम है महेंद्र और संघमित्रा। हाँ, इन्होंने ही प्रचार किया किस चीज का? बौद्ध धर्म का। कहां पर? श्रीलंका के राजा टिस्सु, ठीक है ना। इसकी जो पहली पत्नी है जिसका नाम है देवी या महादेवी, विदिशा के श्रेष्ठी की पुत्री थी। 2 बेटे उत्पन्न हुए, 2 लड़के उत्पन्न हुए, महेंद्र और सुमित्रा। इन दोनों का काम क्या था?
प्रचार करना था बौद्ध धर्म का, कहां? श्रीलंका में, वहां के राजा कृष्ण। ठीक है ना? क्योंकि अगर आपको पता हो तो मध्य प्रदेश में रायसेन डिस्ट्रिक्ट में सांची का स्तूप बना हुआ है। क्या बना हुआ भाई? सांची का स्तूप बना है ना। और ये सांची का जो स्तूप है वो 200 रुपए की नोट पर भी अंकित है कि नहीं? सांची का स्तूप है। ये बात, सांची के स्तूप में सारीपुत्र प्लस मोदगलायन, क्या नाम है? मोदगलायन के अवशेष मिलते हैं। तुमसे पूछा जा सकता है सांची का स्तूप किस पर आधारित है? तो सारीपुत्र प्लस मोदगलायन, ये दो कौन है? ये गौतम बुद्ध के स्टूडेंट, प्रिय विद्यार्थी। सारीपुत्र और मोदगलायन कौन थे? तो आप इनके बारे में कह सकते हैं कि ये दोनों राजगृह के ब्राह्मण थे। क्या थे? राजगृह के ब्राह्मण थे और बाद में बुद्ध के शिष्य हो गए। पहले ब्राह्मण थे फिर बौद्ध हो गए। हाँ, ऐसी कहानी मिलती है सर। ठीक है ना? सारे प्लस और सुनो, इसी में एक बात और है, जो अश्वघोष नाम का विद्वान हुआ जिसने प्रथम नाटक लिखा सारीपुत्र प्रकरण। सारीपुत्र प्रकरण तुमसे पूछा जा सकता है कि सारीपुत्र प्रकरण किसने लिखा? अश्वघोष। इस पर सारीपुत्र, ठीक है ना? ये कौन थे? ये राजगृह के ब्राह्मण थे, बाद में स्टूडेंट हो गए। और इनका अवशेष कहाँ मिलता है? सांची के स्तूप में मिलता है। सांची का स्तूप जो कि 200 रुपए की नोट पर कहाँ है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। और इसका संबंध कहाँ से है? देवी या महादेवी के साथ। समझ आ गया? देवी या महादेवी के साथ। एक हो गई पत्नी को देवी या महादेवी। इतना बड़ा एक है पत्नी कितना मैं ज्यादा पत्नी नहीं। 550 चला बच गए। दूसरी इसकी एक पत्नी है जिसका नाम है असंधिमित्रा। क्या नाम है? असंधिमित्रा। ऐसे नाम है कि मुंह फल जाता है। इसके बारे में कहा जाता था ये महिषी या पटरानी, यानी कि मुख्य रानी रही होगी, लेकिन कुछ समय तक। इसके बाद है ना? तीसरी पत्नी है तिष्ठरक्षिता। ये तीसरी, ये सबसे बढ़िया है। ये तो फेमस है दशवय। तिष्ठरक्षिता है ना? इसके बारे में कहा जाता है ये ब्राह्मण धर्म को मानने वाली महिला है। ब्राह्मण, जिसने जीवक को अंदर करा हाँ, ब्राह्मण धर्म को मानने वाले जीवन को नहीं, गुलाम को उड़ा रहा है। है, बहुत विरोधी माना जाता है। कुरान लिखा है। हाँ, सही होता है, बहुत विरोधी है ना? बोधि वृक्ष को पटकाया। बहुत बहुत एकमात्र सती हुई पत्नी। सती हुई, देखा जला दिया था अपने अच्छा लगाओ प्रवेश करवा। ये सारी बातें किसके लिए है? सिर्फ सुरक्षा। सर सती कैसे हुई? अशोक जिंदा था। हाँ, तो कहीं दिया गया है सती का। अगली एक पत्नी का नाम मिलता है पद्मावती। क्या नाम है? पद्मावती। इसकी एक और पत्नी का नाम है जिसका नाम क्या है? पद्मावती। एक नाम हो गया देवी या महादेवी, दूसरी का नाम हो गया असंधिमित्रा, तीसरी का नाम हो गया तिष्ठरक्षिता, चौथी का नाम हो गया पद्मावती। इस तरह से इसकी कई सारी पत्नियों की चर्चा है, लेकिन 4-5 प्रमुख रानियां हैं। नाम आता है, एक का नाम और मिलता है जिसका नाम है कारुवाकी। नाम लिख लो इसका, क्या नाम है? कारुवाकी। ये इसके बारे में लिखना है तुमको। एकमात्र पत्नी जिसका उल्लेख अभिलेख में, जिसका उल्लेख
अब देख इसके पुत्र का वर्णन मिलता है जिसका नाम है तीवर। क्या नाम है? तीवर की मां पूछा जाए तो क्या बताएंगे? तो सिंचन जैसे नाम गालुआ की क्या बेटा कौन हुआ? तीवर। कुछ किया नहीं तो खाली का नाम मिलता है बेटा था। बेटा था हैं? इस तरह से अशोक के कुछ पत्नियों के नाम 4-5 पत्नियों के नाम 500 को जिंदा जला बेचारा 500 नहीं लेके आया। सही बात है। छोटा है सही होता है। सर जलाने का कारण सिर्फ पूछा था क्या उन्होंने कहा बहुत ही सच्चाई बताओ मेरे तो सच्चाई बताने के लिए जिंदा जला दिया। ये कैसे तो ये कैसे समझा? ये कैसा राजा था जो 500 इंसान को अच्छा ये नहीं कराता था, बिंदु सर्फ रहता था। तो मैंने कुछ नहीं कैसा राजा था। तो वो नहीं जला देगा 2 मिनट में। ये ऐसा राजा होता था। ये राजा है, ये राजा नाम था। अच्छा उसका राइट था, वाइफ का राइट नहीं था कि इसको कुछ जिंदा जलाना। और कैसे अच्छा सब मर जाए हम तो कह रहे हैं। ये भी ना होते पता परवल ठंड कौन से आ रहा है? हाँ लग तो यही रहा है। कहाँ हो? अच्छा ये चल रहा है गया मस्त अलग उनकी लड़ाई पहले चल रही थी और आज लड़ाई पहले तो कैसी बनी? पढ़ना तो पड़ेगा। यहाँ क्वेश्चन भी आ चुका है। इससे इजराइल और हमास वाले से सवाल सर बात तो हम लोग के पढ़ने को बैठा रहे हैं और वहां होने की संभावना और भूकंप अलग से हो जा रहे हैं हां निकल जा रहा है पूरा। क्या बात है? ये भूकंप आएगा इस दिन तक। उन्होंने डेट फिक्स कर रखी है सच में। वाह सर धीरे धीरे सबसे आया नहीं वो मेरा पता है हमको डेट नहीं आया। 29 दिसंबर में बहुत ज्यादा ठंडी पड़ी। चलो भाई भूकंप की बात करते हैं कब आएगा पहली बात है। लेकिन उन्होंने पहले तो आया था मैंने ली है हमने नहीं बात करने से आया था 11 से आया था। हमने ली किया होगा हमें तो सुबह रील देखा था तब पता चला। नहीं भाई हमने ली किया हमने वो कह रहा है फिर मेरे फोन में देखा भूकंप मेरे सामने वाले घर के सब बात कर अलर्ट मैसेज आ रहा है हाँ आया था सुनाया था। मेरे को ऐसे तो और लाइब्रेरी में मैंने कहा हिंदी में कौन लिखता है और फिर मैं सुन रही थी इसकी बात है तू लिखते थे रहा है ऐसे कौन लिख सकता है चलो मैं तुरंत फोन में लेगा मेरे को भूकंप भी है हमें तो और पता है कब आया था। क्या पता तो टाइम था 40 सेकंड यहाँ भी सुबह रील्स देखी तब इंस्टा पे सब मेरे यहाँ भी सब सो रहे थे हम भी सब रहे मुझे नहीं क्या हो रहा है ऐसे कोई बनाएगा हम लोग सोते रहेंगे नहीं तो अपार्टमेंट में रहते हैं ना उनको ज्यादा उनके यहाँ फ्लैट में मेरे रहने लगे अपार्टमेंट वाले और हमारे यहाँ तो ग्राउंड फ्लोर में ही था ना तो इसलिए इतना उनको समझ नहीं आया ज्यादा बस नीचे से वाइब्रेट हो रहा था सब पंखा हिलने लगता है वो उसमें था ना वो जो अपार्टमेंट में रहते हैं तो नीचे से पूरा गेट चलता है मतलब जो टॉप फ्लोर पर रहते हैं उनकी जल्दी हिलते हैं। जल्दी पड़ जाएंगे। वो गिरेंगे भी तो नीचे वाला ग्राउंड फ्लोर वाला बच सकता है, उसके ऊपर वाला मर जाएगा। ग्राउंड फ्लोर वाला बच नीचे जाएगा। बच जाएगा ऊपर से सब जाएंगे। अरे आप ग्राउंड फ्लोर वाला बाहर भाग जाएगा तो कैसे करेंगे सो रहा हूँ मुझे सोच रही हूँ मेरे को भी जल्दी कर दे आप जल्दी उठ जाएंगे सारे आ जाएंगे सारे। चलो फिर कोई संभावना नहीं कुर्सी हटाए ग्राउंड फ्लोर वाला भाग सकता है। कुर्सी हटाए देखिए पढ़ना सब कोई है ऐसा कुछ नहीं है। हम कभी बनना चाहते हैं नहीं अभी तो बहुत कुछ काम कर रहा है। कोई दावत नहीं है हर यूथ को पूरी तरह से पढ़ना हुआ तो नहीं है सही जब मौत होती तो आनी मारना वहां पे 150 लोग मरे वहां पे मेरा सेंटर था मारना क्या मान में आ गया मान में 182 नेपाल पे आया है नेपाल में नेपाली तो सेंटर था
6.4 का है। वहाँ ज्यादा लोग हाँ, 182 दिखाए गए हैं। आप लोग दिखा देंगे। हाँ, तो गवर्नमेंट के आंकड़ों से 182 लोग मारे हैं, 200 लोग घायल हुए हैं, प्लास्टिक सामान देख करवाएं। बस ये अपडेट बताएगा देखिए। दिल्ली में नहीं कुछ हो रहा है क्या? दिल्ली में वो क्या कहते हैं बारिश कराने की प्लानिंग चल रही है और स्कूल बंद हो गए बस इतने वहाँ सब बिल्कुल कोहरा इस खाना में। अभी ये आ रहा है 37 में। तो अशोक ने भैया क्या किया है अपने सभी भाइयों की हत्या कर दी। सुशील को मार डाला। टॉपिक होने वाली चीज कर दिया। अशोक ने सुशील को मार डाला और फिर आगे हो गया। ठीक। अब हुआ ये उसके सामने जरा समझो, एक डेट मिलती है 273 और एक डेट मिलती है 269 है। चार दो डेट हो गए ना। इन दोनों में क्या कितने अंतर को दिखाई दे रहा है? कितने साल के? 4 साल का। ध्यान समझना। वो राजा बना 273 बीसी। कब राजा बना? 273 बीसी में राजा बना। लेकिन उसने अपनी कोरोनेशन सेरेमनी यानी कि राज्याभिषेक करवाया इस समय 4 साल के बाद। सबको मारने के बहुत तगड़ा समझो। राजा तो बना कब? 273 में। लेकिन राजा बनने के 4 साल के बाद उसने अपना राज्याभिषेक कराया 269 ईस्वी में। समझे? ये 4 साल क्या करता है? अपने भाइयों की हत्या। 4 साल में अपने भाइयों की हत्या की उसने। हमने सब विरोधियों का जितने भी विरोधी थे सबकी हत्या कर डाली। जब पूरा का पूरा रास्ता एकदम हाईवे कितना एक्सप्रेसवे कितना क्लियर हो गया, जब दोनों भाई नहीं सामने, उसके बाद अब करा डालो राज्याभिषेक। उसने 269 में अपना राज्याभिषेक। सुना? अशोक की लाइफ के बारे में जो कुछ भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है वो उसके राज्याभिषेक की डेट से मिलती है। जैसे अगर तुमसे सवाल पूछा जाएगा तो सवाल ऐसे पूछा जाएगा, अशोक ने कलिंग युद्ध कब किया? 261। ये तुम्हें कैसे पता चला? ये थोड़ी ना उसके बाद में ये नहीं लिखा हुआ है कभी भी किसी लेख में कि अशोक ने 261 बीसी में कलिंग युद्ध किया। उसमें ये लिखा है कि अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष, क्या लिखा है? 8वें वर्ष में क्या किया है? कलिंग युद्ध किया है। तो 8वें वर्ष में घटा दो उसको, कितना आ जाएगा? 261 आ गया कि नहीं आ गया? ये आ गया 261 बीसी कलिंग युद्ध। कलिंग कहाँ है? उड़ीसा में। ये जानना ठीक बात है। आप देखो पहले इसका उत्तर मिलेगा तुम्हें मैथ्स। ये वाला एरिया का कंट्रोल तो है ये इन लोगों का। ये वाला एरिया है क्या? उड़ीसा वाला। यही के आसपास तो पड़ता है उड़ीसा। कर्नाटक तो जीते लिया ना इन लोगों ने। कर्नाटक जीत लिया है, यानी कि यहां से लेकर के ये पूरा का पूरा एरिया इनके कंट्रोल में। समझ आ रहा है? बस यही उड़ीसा वाला मामला गड़बड़ हो रहा था। यहां से सीधा लोग जा नहीं पा रहे थे क्योंकि बहुत इधर जब साउथ में आके बहुत ज्यादा पहाड़, नदियां, दर्रे, पर्वत श्रृंखलाएं ये सब है, तो आसानी से पूरी सेना यहां तक पहुंच नहीं पा रही। पूरा साउथ जीतना है अगर तो आसानी से आप इधर से नहीं आ पा रहे पूरी सेना सहित। आसानी से आप इधर ही से आ सकते हैं। एक तो साउथ तक पहुंचने के लिए रास्ता, दूसरा कलिंग अपनी हाथियों के लिए प्रसिद्ध। सबसे ज्यादा जो कलिंग फेमस हुआ वो अपने बेहतरीन और विशालकाय हाथियों के लिए फेमस। अशोक की नजर इन दो बातों के लिए थी। अशोक ने कई बार प्रतिवेदन भेजा कि भैया आप हमारे में अपने आप को मिला लो, आसानी से शासन करो, कोई समस्या। उसने कहा न जाने देंगे, ना हाथी देंगे, कुछ नहीं करेंगे। इस वजह से मतलब ईगो की प्रॉब्लम के चलते अशोक ने कलिंग के ऊपर अटैक सुना। और अशोक ने जब 261 बीसी में कलिंग पर अटैक किया तो बहुत भयानक युद्ध, बहुत भयानक युद्ध। इसका मतलब है कि कलिंग के लोगों ने भी बढ़िया युद्ध किया होगा, आसान युद्ध थोड़ा था। तो 261 में अशोक के जीवन का ये पहला युद्ध था राजा बनने के। अशोक राजा बना, कलिंग युद्ध हुआ।
जिसमें बताया जाता है कि 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए और 1 लाख लोगों की हत्या की गई। इतने सारे लोगों के साथ, ठीक है। अशोक लेके डायनेमिक पर्सनालिटी, हाँ, वो खुद इस बात को जब देखता है, जब वहाँ लोकल मतलब जहाँ कलिंग था मैदान, वहाँ खुद गया, तो कहा जाता है कि इतनी भयानक विभत्स घटना को देखने के बाद उसका हृदय परिवर्तन। 500 पत्नियां मारी थी तब नहीं वो शत्रु थे, उनको देख के तब जाकर के उसका हृदय परिवर्तन, उसमें पहली गुस्सा थी उसकी पत्नी, तब उसका जाके हृदय परिवर्तन हुआ। उसमें निर्दोष को मारेगा तो उसे लगता है कि उन्होंने क्राइम किया है, तो वसुंधरा बोरियस ने उसने वो क्राइम का भाई सजा दे वो गड़ी हमारे स्कूल दिए तो सर 99 भाई राजा राजा वो दो विरोधी थे, वो तो दो विरोधी थे, हमारे सबके सामने से सबसे बढ़िया हत्या तो सुशील को, बहुत प्लानिंग के साथ सुशील को मारा गया। सुशील कहते बहुत प्लानिंग के साथ की गई थी, बहुत जबरदस्त तरीके से हत्या की गई थी। सुशील को अंदाजा तक नहीं था कि हमारे जैसे ऐसे हो जाएगी। इस तरह से कलिंग युद्ध हुआ जिसमें इतने सारे लोग मारे गए, बंदी बनाए गए। तो उसने इतनी विभत्स घटना के बाद सोचा कि अब युद्ध की बात नहीं, ठीक है। तो उसने भेरी घोष यानी कि युद्ध के स्थान पर उसने धम्म घोष की नीति का प्रचलन। उसने कहा कि आज के बाद में भेरी घोष नहीं बल्कि धम्म घोष की नीति पर चलूंगा। धर्म को पाली भाषा में धम्म, भेरी का मतलब होता है अब युद्ध नहीं होगा, अब धर्म का प्रचार होगा, यानी कि धर्म का प्रचार। क्लियर है? यहां से वो पहली बार हृदय परिवर्तन करके अब शांति के रास्ते पर चलने की कोशिश करता। लेकिन अशोक जब तक जिंदा रहा उसने अपनी सेना समाप्त नहीं की। इसीलिए तो उसने बुद्धिज्म अपनाया समय उसने अपनी एक भी सेना अपदस्थ नहीं की, अपनी सेना को डेली ट्रेंड करता, डेली तलवारों को पॉलिश किया जाता था, ऐसी तरह से ट्रेंड किया जाता था कि अगले दिन युद्ध होने वाला है। इस मोड में आर्मी थी उसकी पूरी, क्योंकि वो अपने 13वें शिलालेख में इस बात को बोलता है आठवीं जनजाति के लोगों, आठवीं एक ऐसी आठवीं कहते हैं जो जंगल में पाई जाने वाली ट्राइबल कास्ट होती, थोड़ा उपद्रव मारकाट करती, आठवीं जनजातियों को अपने 13वें शिलालेख में, जिसमें कलिंग युद्ध का वर्णन है, उसमें वो बोलता है आठवीं जनजाति के मुखियाओं आप सतर्क हो जाएं कि मैंने अभी तक अपनी सेना समाप्त नहीं की है, बाज आ जाओ नहीं दूसरा कलिंग दिखा देंगे। धमकी दी है कर उसने पूरी की पूरी खुलेआम धमकी से काम हो गया और पूरा काम हो गया, फिर उन्होंने कभी गदर नहीं काटी। इसी 13वें शिलालेख में उसने कलिंग युद्ध का वर्णन किया। ध्यान से समझना, 13वें शिलालेख में उसने कलिंग युद्ध का वर्णन दिया और ये 13वां शिलालेख पाया गया सहबाजगढ़ी में, यहाँ लगभग। समझना आप, मामला हुआ कहाँ है? यहाँ, और वर्णन कहाँ दे रहा है? यहाँ, है ना भाई। शिलालेख का मतलब क्या है? ऐसे पत्थर होंगे यार, मेरी बात को समझना। अशोक ने, आगे जब शिलालेख हम लोग पढ़ेंगे उसके, तो आपको समझना है इस बात को कि अशोक ने 14 बृहद शिलालेख जारी किए। कितने? 14 बृहद शिलालेख। जैसे आज अपनी गवर्नमेंट कुछ अपने बारे में जो काम कर रही है उसको अगर जनता को समझाना है तो पोस्टर और बैनर छापती है, ठीक उसी तरह से अशोक ने अपने जीवन में क्या क्या काम किए हैं वो सारे काम जनता को बताना था उसको। तो जनता को बताने का एक ही माध्यम था उसमें कि पत्थर, बड़े बड़े पत्थर पर अपनी बात को लिखना। हाँ, वो स्तंभ अलग चीज था, बड़े बड़े पत्थर, विशालकाय पत्थर, समझना बात। अरे जैसे आप कुछ करना होता है ना, हाँ, समझा ना? तो विशालकाय बड़े बड़े पत्थर थे, समझना। पत्थर ये तो पिलर के रूप में हो गया, ये हो गया पिलर के हाँ, नहीं वो ऐसा कर जैसे गोला गोला का ऐसे बड़े बड़े पत्थर ऐसे ऐसे बड़े पत्थर ऐसे, हाँ ऐसे
समझना, इन पत्थरों पर कुल 14 लाइनें लिखी गई। कितनी? ऐसे 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, ऐसे करके कितनी लाइन है? 14 लाइन, 14 लाइन। समझ गए? कुल कितनी लाइन? 14 लाइन। इस 13वीं लाइन में जैसे उसने कह दिया पहली लाइन में क्या कि आज के बाद पाक खाने यानी कि रसोई खाने में सिर्फ 2 मोर और 1 हिरन मारे जाएंगे, मतलब अहिंसा को बढ़ावा दे रहा है। इससे पहले 200 हिरन 500 मोर मारे जा रहे, अब वो क्या कह रहा है कि अब आज के बाद हमारे रसोई खाने में मात्र 2 मोर और 1 हिरन मारे जाएंगे, यानी कि वो अहिंसा को बढ़ावा दे रहा है। समझा ना? ये पहली लाइन में आ रहा है। दूसरे लाइन में अपने पड़ोसी राज्यों के बारे में बता रहा है कि चोल, चेर, पांड्य लोग हमारे पड़ोसी राज्य हैं। समझ रहा है? तीसरे लाइन में पशुओं और मानव की चिकित्सा की व्यवस्था कर रहा है वो। चौथी लाइन में धम्म की नीति को समझा रहा है। 5वीं लाइन में धम्म महामात्रों की नियुक्ति कर रहा है वो। समझा रहा है? तो ऐसे जो जो काम कर रहा है वो ऐसी लाइनें लिखी गई है और वो 13वीं लाइन में हमें बता रहा है। तो कुल लाइन कितनी? 14। कुल पत्थर कितने? 8। कुल पत्थर कितने? यानी कि ये इस तरह के 8 पत्थर भारत के अलग अलग कोनों में रखे गए। 8 पत्थर अलग अलग कोनों में रखे गए और ये 8 पत्थरों पर सभी सेम लाइन लिखी गई है। सभी सेम लाइन लिखी गई है सिवाय कलिंग यानी कि उड़ीसा को छोड़। तो उड़ीसा यानी कि कलिंग से 2 पत्थर मिले, एक मिला जौगढ़ से, अभी बताएंगे पूरी कहानी, जौगढ़ से, और एक पत्थर मिला धौली से। तो 2 हो गए ना? कुल पत्थर कितने? 8। लेकिन 2 पत्थर मिले जो जौगढ़ और धौली से, उसमें ये 13वीं लाइन नहीं लिखी गई। नहीं समझे? 6 अन्य पत्थरों पर सेम लाइनें हैं, लेकिन इन 2 पत्थरों पर ये 13वीं लाइन नहीं लिखी गई थी। 13वीं लाइन में क्या था कि मैंने 261 बीसी में यानी कि मैंने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष कलिंग युद्ध किया, जिसमें 1.5 लाख लोगों को बंदी बनाया गया, 1 लाख लोगों को मार दिया मैंने, बहुत विभत्स घटना थी। ये सब नहीं लिख रहा वहां पर। इस स्थान पर यानी कि 13वीं लाइन के स्थान पर यहाँ जो पत्थर हैं सेम बातें हैं, लेकिन 13वीं लाइन के स्थान पर उसने लिखा समस्त प्रजा मेरी संतान है। क्या लिखा? ये लिखा है। समझा क्या लिखा उसने? भाई तुम जहां ये कांड किए हो वहीं ये उनको याद दिलाओ डेली, तो आप लोग कपड़ा नहीं चाहेंगे। इसीलिए उन 2 पत्थरों पर ये लाइन नहीं अंकित है, बल्कि ये लाइन अंकित, जनता को ये लगे कि जनता के बारे में वो क्या सोचता है। एकेडमिक पर्सनालिटी था, देखो कितना बढ़िया सोचा साथ में। वो अलग केस है, लेकिन देखो एक राजा के अंदर कूटनीति होना बहुत जरूरी चीज है। कूटनीति आप अपना रहा है नहीं अपना रहा है? बहुत गलत की कूटनीति है कि भाई कलिंग में जब वो अभिलेख जारी कर रहा है तो कलिंग के युद्ध का वर्णन नहीं दे रहा है, बल्कि उनको बोल रहा है कि आप सभी हमारी संतान के समान। इससे क्या होगा? जनता उपद्रव नहीं काटेगी। क्या नहीं काटेगी? जनता उपद्रव नहीं काटेगी। उसको अपना अतीत भूलने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। नहीं तो उसको पत्थर लिख दिया जाता तो डेली वहां की जनता देती कि नहीं देती? उतना ट्रांसपोर्टेशन नहीं था। अब कौन आदमी कलिंग का है क्यों जाएगा तक्षशिला? है पैदल कहाँ जरूरत है? हाँ नहीं जाके दे लो, तो क्या जरूरत है उतना उसको देखने? वो इस बात को जानता है। और शायद कोई रूरल माउंट उठा के वो वाला वाला लगो। ऐसा हुआ? ऐसा हुआ? ऐसा फिरोजशाह तुगलक ने किया है? तो लेकिन तब तक जनता खत्म हो गई थी ना। वो जनता थोड़ी रही तब तक, दूसरी जनता आ गई। और दूसरी जनता को क्या लेना देना? अब तुम वहां कलिंग के लोग नहीं पाए जा रहे हैं, वो सब क्या कर लेंगे? क्या कर लेंगे बताओ? वैसे ही कुछ समय के बाद जब अशोक मर गया जनता भी मर गई, नहीं जनता आई नहीं राजा आए, अब क्या कर लोगे?
कर लो जो करना है तुम्हें, तो इतिहास हो गया। अब वो इतिहास का पार्ट हो गया। लेकिन यहाँ पर यह स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि अशोक ने कितना बढ़िया काम किया है। डिप्लोमेटिक तरीका है कि नहीं? जाके मारो उन्होंने सही किया है तो अशोक ने अपने जीवन में जो भी काम किए वो सारे के सारे पत्थरों पर लिखवाए मैसेज। तो अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे। उसने पहले शिलालेख जारी किए। क्या जारी किए? शिलालेख, एपिग्राफी जिसको कहते हैं, है ना। शिलालेख में वो भी दो प्रकार के, एक बृहद शिलालेख और एक लघु शिलालेख। एक बृहद शिलालेख और एक लघु शिलालेख, ठीक है ना। बृहद जो बड़े बड़े पत्थर, लघु मतलब छोटे छोटे पत्थर। क्लियर हुआ? एक टाइप तो ये हो गया, ये एक टाइप का हो गया। दूसरा टाइप क्या होगा? स्तंभ शिलालेख, पिलर की तरह। पिलर पे मैसेज लिखे गए, समझ आया? जैसे पिलर है वो बड़े बड़े, उस पर कोई मैसेज लिखा गया। हाँ। तीसरा टाइप क्या है? गुहा शिलालेख, यानी कि केव इंस्क्रिप्शंस, यानी कि जो गुफाएं थी उन गुफाओं की दीवारों पर लिखे गए मैसेज, गुफाओं की दीवारों पर लिखे गए मैसेज। और ये सभी के सभी मैसेज आज वर्तमान समय में उपलब्ध। आज भी एक अभी हमने एक वीडियो में देखा, गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत में जो उसका एक अभिलेख मिला, बड़े पत्थर को सुरक्षित रखा। ये मान के चलो कि अफगानिस्तान से लेकर के दक्षिण में कर्नाटक के और नीचे तक, पय्यमपल्ली तमिलनाडु तक उसका अधिकार क्षेत्र। भारत का पहला चक्रवर्ती सम्राट बन जाता है। मैंने बताया था चक्रवर्ती सम्राट ऐसा माना जाएगा जो 7000 किलोमीटर पर शासन करेगा। कितने? 7000 किलोमीटर पर शासन करने वाले व्यक्ति को कहते हैं चक्रवर्ती सम्राट, जो 1000 योजन पर शासन करेगा। एक योजन बराबर 7 किलोमीटर, तो 7000 योजन। अशोक ने भारत के कुछ 7000 किलोमीटर क्षेत्र पर शासन किया, इसलिए भारत को पहले चक्रवर्ती सम्राट माना गया, है ना। इसका अभिलेख अफगानिस्तान से लेके तमिलनाडु तक मिल रहा है, नॉर्थ साउथ पोल तक चला गया, और उधर बंगाल बिहार उड़ीसा तक तो गए, इधर गुजरात तक चला गया, हो गया पूरा। और अशोक ही तो है जो कश्मीर में जाके श्रीनगर स्थापित कर देता है, इसका मतलब पूरा कश्मीर में जीता, श्रीनगर तो उसने बसाया। अफगानिस्तान से लेके इधर इधर बांग्लादेश तक पूरा पूरा इलाका सब अशोक के कंट्रोल में उस समय आता, इसलिए वो भारत का पहला चक्रवर्ती सम्राट माना जाता है। ठीक है? नहीं माना जाएगा, माना जाएगा। तो उसने अपने मैसेज को 3 टाइप से लिखा। तो अशोक ऐसा करने वाला दुनिया का पहला व्यक्ति है। तो कौन है पहला व्यक्ति? ईरान के एक राजा हुए जिनका नाम था दारा प्रथम या डेरियस प्रथम। ईरान का एक राजा हुआ, इसने कई साल पहले अशोक से बहुत समय नहीं हाँ किया था। डेरियस यानी कि दारा प्रथम ने, दारा प्रथम दुनिया का पहला शासक है जिसने कुल 3 स्टोन के इंस्क्रिप्शन जारी किए, जिनका नाम है पर्सिपोलिस, बेहिस्टोन एंड नक्शे रुस्तम। ये 3 इंस्क्रिप्शन है दुनिया में पहली बार जो पत्थर पर मैसेज लिखे गए, वो लिखवाया किसने? दारा प्रथम ने। किसने? दारा प्रथम। और अशोक इसी दारा प्रथम से प्रभावित होकर के भारत में पहली बार पत्थर के इंस्क्रिप्शन जारी किए। तो अशोक किससे प्रभावित हुआ है इस मामले में? दारा प्रथम या डेरियस प्रथम, जो कहां का राजा था? ईरान का राजा। किस वंश का राजा था? हखामनी वंश का राजा। हखामनी डायनेस्टी का रूलर हुआ जिसका नाम है डेरियस प्रथम। उसी से प्रभावित होकर के अशोक ने भारत में अभिलेख जारी किया। वहां भी अलग अलग डायनेस्टी चल रही अलग अलग डायनेस्टी। सुसेम वाला बात बता। अभी टाइम लंबी उसको बहुत बढ़िया तरीके से मारा है पुल से। मतलब ये समझ लो जैसे ये गेट है, इसी गेट से एंट्री होगी। गांधी जैसा नहीं पुलिस गेट से मालूम एंट्री करवानी है। और अशोक को पता था कि इसी गेट से आएगा सुसेन को,
बताओ मतलब अशोक को बताओ इसी गेट से आएगा, इधर से आएगा, हमारे ऊपर अटैक करना। वो जो पूरा गेट वाला इलाका है, पूरा पूरा नीचे नीचे खाई है, उसके ऊपर से आर्टिफिशियल घास और आर्टिफिशियल फूल रखा गया है। इतनी गहरी खाई खुदवाई है अशोक ने कि जैसे ही वो सेना के साथ आगे बढ़ा, वो पूरा पूरा खाई के समीप वो चला गया नीचे। वो तो जंगलों में नहीं होता, दलदल होता है, दिखा देते हैं। वो चला गया नीचे, और जब वो नीचे चला गया तो मतलब खाई तो बहुत बड़ी थी, और वहीं से ताक रहा है, ऊपर आ ही नहीं पा रहा है। अशोक ने कहा अब मारो इसको। सब वो ऐसे ही मर जाते ना, नहीं खाई ज्यादा मतलब इतना थी 30-40 फुट नीचे गया, तो वहां से अशोक को बढ़िया बराबर दिख रहा था, समझे। तो अशोक ने अपने सारे धनुधरों को बुलाया, अब मारो इसको। ऐसे मरवाया अशोक ने किसको, सोचते हैं उनको। लेकिन इसमें कोई प्लानिंग की गई, क्योंकि अशोक जहां बैठा था वहां तक पहुंचने के लिए 4 गेट थे, समझना बात, 4 गेट थे। तो सुशील तो किसी भी गेट से आ सकता था ना, किसी भी गेट से, इसी गेट से कैसे आ गया? सिक्योरिटी नहीं हटाई, मतलब उसने बहुत सारी प्लानिंग की, और उस तरह का उसको मतलब बहुत सारे और वीरों की माइंड इसलिए वो समझ गया था कि सुशील का यहाँ हमारे दरबार में विश्वासपात आदमी है। उसको पकड़ा, पहले उसने उसकी गर्दन पे तलवार रखी, उसने उसके हाथों से लेटर लिखवाया, सुशील के पास मैसेज पहुंचवाया, इस वाले दरबार से आना, हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। अब आया, अरे बड़ा छल हुआ है, जो मूवी दिखाते हैं कि ऐसा बहुत छल हुआ है, तब जाके सुशील मरा। तो बताना कैसे पूरी स्टोरी।